Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic chi-square test, chi-square test, chi-square test. काई पढ़ते हैं वैसे ऐसे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है. दिस इज अ स्पेशल क्लास फॉर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की है और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के साथ और भी कहीं पे भी ये पूछा जाता है. इवन मैंने देखा कि शायद ये बॉटनी या जूलॉजी वालों के पास भी ये टॉपिक होता है. तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो ये थोड़ा सा पहले मेरे लिए थोड़ा जब मैं लास्ट ईयर इसको पढ़ाया था तो तब ये क्लियर था, बट अभी एक चीज़ मिस्टेक कर रहा था मैं, बट अभी मैं समझ चुका हूँ कि क्या लॉजिक है. तो ये आप सबके लिए आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें कि इसमें क्या चेक किया जाता है या क्या कॉन्सेप्ट किया, क्यों इसको यूज़ करते हैं, इस मेथड को क्या यूज़ किया जाता है, उसको हमें समझना है. तो सबसे पहले हम इसके प्रोटोकॉल को बता चुके हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, उस पर मैं वापस जाता हूँ. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये इस टाइप के टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और भी टी टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट और भी टाइप के टेस्ट होते हैं. तो इन टेस्ट का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है कि सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई लैब का प्रैक्टिकल किया या कोई भी एक्सपेरिमेंट किया या जनरल सर्वे किया, तो उस सर्वे में सपोज आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक ही चीज़ को पता करने के लिए 50 लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करी. वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही थी तो आपका एक डेटा आपके सामने आ गया. आपने वही चीज़ सपोज किसी एरिया में डेवलप करी और आपने वही सर्वे किसी दूसरे एरिया में डेवलप किया, या किसी एक पर्टिकुलर टीम ने उस सर्वे को किया और किसी दूसरी टीम ने उस सर्वे को किया. तो आपके पास कई सारी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आ जाती हैं और उस ऑब्जर्वेशन से आपको ये लगाना होता है कि जो आपने ये ऑब्जर्वेशंस की हैं वो बिल्कुल सही हैं या इन ऑब्जर्वेशंस में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, या हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या हम इससे क्या जानकारियां हासिल कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन की जो हमने डेटा कलेक्ट किया है या जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है पूरी इस जगह पर, इस एरिया पर, तो क्या वो हमारे लिए जो रिजल्ट है वो जेन्युइन है, इफेक्टिव है या नहीं है. इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है. तो फिलहाल हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात हमें, अब मैं इसके प्रोटोकॉल पे आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करना होता है. तो ध्यान से एक एक स्टेप समझते रहें, कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से समझो. तो आप सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन और सेट. पॉपुलेशन और सेट का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, कलेक्शन किया कुछ चीज़ों का, उसे आप सेट कहते हैं सिंपली, या पॉपुलेशन आप कह रहे हैं. और दूसरा आपको यहाँ पे सैंपल चाहिए होता है. सैंपल मतलब जिस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हैं, आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको हासिल करनी है, उन ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके आपने सैंपल बनाया है. तो यहाँ पर जो चीज़ चेक की जाती है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस चेक किया जाता है. टेबल से हम इसे बाद में समझेंगे क्या होता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पे 5%, 5 सिग्निफिकेंस, सॉरी सिग्निफिकेंस 1% पे, 5% पे और 10% पे. टेबल के अकॉर्डिंग ये आप समझ सकते हो, इसे मैं बाद में बात करूंगा. फिर हमें कुछ हाइपोथेसिस सेलेक्ट करनी होती है और उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर हासिल करने होते हैं. तो ये 4 चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ती है. अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा मे बी, लेकिन जब हम इसको कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें समझ में आएगी चीज़ें, जब हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे. तो सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है. काई, इसको बड़े से एक्स ऐसे बनाते हैं तो इसको काई कहते हैं. ये जो काई बनाया है हमने एक्स की तरह, काई स्क्वायर टेस्ट कह रहे हैं. इसका वर्किंग रूल क्या है. स्टेप फर्स्ट, कंसीडर अ नल हाइपोथेसिस. आपको एक नल हाइपोथेसिस एज्यूम करनी होती है. नल हाइपोथेसिस कैसे एज्यूम करनी होती है, जो क्वेश्चन में दिया होता है या जो उसका क्वेश्चन होता है जनरली उसका उल्टा या अपोजिट मान करके आप नल हाइपोथेसिस एज्यूम कर लेते हैं. फिर आपको क्या करना होता है, कंसीडर H1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE. ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए FE टर्म यूज किया गया है और H1 को एज्यूम करना होता है. H1 कुछ नहीं है, नल हाइपोथेसिस का उल्टा वाला पार्ट होता है सिंपली. अदरवाइज इस वाले स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मेनली ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. दूसरा, करस्पॉन्डिंग टू ईच सेल डाटा. जो भी आपको एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसके जो भी डेटा है उसकी वैल्यू के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू चाहिए होती है डेटा में. थर्ड स्टेप में, कैलकुलेट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द फॉर्मूला. आप इस फॉर्मूले के आधार पर काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो. समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी
वही जो पर्टिकुलर टर्म के लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो हमने एज्यूम कर रखी है उसको इसका होल स्क्वायर अपॉन एफ ई से डिवाइड करेंगे और इनका ब्रैकेट में करके सम करते हैं, फिर समेशन लगा हुआ है बाहर से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, m-1 इंटू n-1 से डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये m और n, सपोज m क्या है, आपने सपोज किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके लिए आपने 13 बार आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो सपोज आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 आई, तो 13 - 1 यानी कि 12 आएगा। ये दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से किया और सपोज आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो 10 - 1 दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो आपने प्रैक्टिकल किया है, तो 10 - 1 9 आएगा। तब ये 12 × 9 जो भी आएगा वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे कहलाता है। तो कई बार आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट, सी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फ्रॉम द टेबल। एक टैबुलेटेड वैल्यू होती है, ये तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन एक काई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है सॉल्व करके वो टेबल से आती है। टेबल दी होती है, आप इसे गूगल पे जाके सर्च करना काई स्क्वायर टेबल, तो आपको टेबल में दिखाई देगी कि काई स्क्वायर की वैल्यू 1% के लिए, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपको ये दिखाई देती हैं जनरली। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, तो टेबल से देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है। तो फिलहाल हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉग टेबल की तरह होती है, मैं उसे यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता या बना भी नहीं सकता, इतना सब लिख नहीं सकता। तो आप यहाँ देखोगे कि आपको 1% पे चेक करना है। 1% ना कह करके वो 0.01 कह देगा, 0.05 कह देगा, 0.010 करके कर देगा। तभी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1%, 5% और 10% आपके सामने आता है निकल के। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो देन x, अगर आपके पास जो आपने कैलकुलेट की है वैल्यू वो टेबुलेटेड वैल्यू से उसकी वैल्यू अगर कम आती है, तो आपने जो एज्यूम किया था हाइपोथेसिस वो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो हमने बोला कि अगर इसकी वैल्यू कम आती है जो आपने कैलकुलेट किया, टेबल से देखेंगे कि वो वैल्यू कितनी है। अगर वो बड़ी है टेबल वाली या कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, तो आपके पास h0 जो आपने शुरू में एज्यूम किया था, क्वेश्चन का जो उल्टा अपोजिट आपने एज्यूम किया था, इसका मतलब वो एक्सेप्टेड है। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, डेटा जो एक्सपेरिमेंट जो आपने एज्यूम किया है वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो आंसर सही है। अदरवाइज आपका जो h0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपका h1 एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब h0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब h0 तो अगर ये बड़ा आता है तो h0 रिजेक्टेड है, और तब एक्सेप्टेड कौन होगा, जो इसका उल्टा होगा। वो हम क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरली हमारे दिमाग में आ पाएगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ टेबल बनाई है। सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने एक B एक्सपेरिमेंट किया है और ये आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। आपने सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई प्रैक्टिकल किया, तो उस इंस्ट्रूमेंट से आपके जो आंसर आ रहे थे, सपोज 2 डेटा आए, एक डेटा दूसरा डेटा, फिर वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किया तो एक डेटा दूसरा डेटा। अब यहाँ पे आपने उसी किसी दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट को किया, पहला डेटा दूसरा डेटा, तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी है हमने, F11 पहली रो पहले कॉलम का 1 रो, सेकंड कॉलम का 1 2, दूसरी रो पहले कॉलम का 2 1, दूसरी रो दूसरे कॉलम का 2 2। इनका टोटल ये है, इनका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, और सबका टोटल इस तरीके से यहाँ पर ये आ रहा है। तो हम इसको अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं, या हम क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये हम एक क्वेश्चन करेंगे तो ही हम क्वेश्चन में समझेंगे कि इसको पूरी तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो आपको एक कुछ डेटा भी मैंने यहाँ लिखा दिया, इस तरीके की टेबल बनती है। ये तो खैर 2x2 की है डेटा, आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं 10-12, पर यह है कि हमें फ़िलहाल 2x2 के लिए हम इसको एक क्वेश्चन को भी करके आपको दिखाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे आगे बढ़ता हूँ, या पहले मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कि F11 कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं आपको इसको यहीं पे शो कर रहा हूँ शॉर्ट में। सिंपली अगर आपको F11 कैलकुलेट करना है तो F11 की वैल्यू टेबल से कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसके सामने कौन सा नंबर है, यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर है आपका N1, दूसरा क्या है आपके पास, यहाँ पे इसको N3 कह रहा हूँ मैं, और इसको N4 कह देते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी।
तो ये N1 F11 के सामने कौन है, N1 इंटू N3 डिवाइडेड बाई टोटल, तो क्या आएगा N1 इंटू N3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने भी वो ऑब्जर्वेशंस आएगी वो। अगर आपको F12 कैलकुलेट करना होगा तो F12 ये है, इसके सामने क्या है टोटल नंबर N1 इंटू N4 डिवाइडेड बाय N। ऐसे करके आप ये डेटा और ये डेटा चारों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ आपके लिए, तब तक स्टॉप। ओके देन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है, तो इसके बाद कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, या पहले क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं, या कैसे सर्वे के आधार पर हम डेटा को बता पाते हैं या एक्सपेरिमेंट्स को कर पाते हैं। तो आओ सीखें। तो इन अ सैम्पल सर्वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सैंपल्स का सर्वे किया गया, एक सर्वे किया गया सिंपली नॉर्मल सा, जिसमें कुछ आंसर्स हमने प्राप्त किए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त किए। पहला क्वेश्चन क्या था कि कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, सपोज हम किसी एरिया में गए, एक टीम गई और एक और टीम गई, दो टीम गई, सपोज आप ऐसे समझो। इसी के बेसिस पर जिसमें जैसे मैं दो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था या दो इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिकल को करने की बात कर रहा था, तो अब जो क्वेश्चन हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे सर्वे करना जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि काई स्क्वायर टेस्ट में हम सर्वे से भी रिजल्ट्स, सर्वे से कैसे रिजल्ट निकाल पाते हैं, हम वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या तुम ड्रिंक करते हो। कोई टीम गई, एक टीम के द्वारा क्वेश्चन पता किए गए और एक टीम के द्वारा, सपोज टीम ए ने, सपोज दो टीम थी, टीम ए और टीम बी, तो ये ए टीम का डेटा है, ये बी टीम का डेटा है। पहले क्वेश्चन के लिए ए टीम का डेटा, सपोज समझने के लिए आपको, ये आपका बी टीम का डेटा है पहले क्वेश्चन के लिए, और दूसरे क्वेश्चन के लिए ये ए टीम का डेटा है और ये बी टीम का डेटा है। ए बी मैंने कहीं मेंशन नहीं करा है, बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था क्या आप पीते हैं, ड्रिंक करते हो। एरिया में जा कर के लोगों से पूछा गया कि आप पीते हैं या नहीं पीते हैं। आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर आर टेबुलेटेड बिलो। तो लोकल ऑप्शन की कुछ से ये सवाल किया गया कि पीते तो हैं, पहला क्वेश्चन ये किया गया, क्या आप लोकल में बेचने के लिए या लोकल में शराब को बेचने के लिए आप एग्री करते हो। आपका जवाब क्या है। सपोज मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो हाँ या ना, मैं नहीं पीता। क्या आप राजी हैं अपनी लोकल एरिया में शराब को बांटने के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मेरा तो दोनों ही जवाब ना है, लेकिन फिर भी, लेकिन बाकी सबसे सर्वे किया गया तो लोग तो कुछ उसी पे जी रहे हैं, तो उनसे सवाल किया जाएगा तो वो किस तरीके का जवाब देते हैं। तो सपोज ये दो टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले क्वेश्चन में हाँ कहने वाले ये लोग थे। ए टीम के द्वारा सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यही डाउट लग रहा था कि ये दो डेटा क्यों दिए यस और नो के लिए, या यस कहने वाले 56 भी हैं और 18 भी, ये कैसे हो गए। तो पहले क्वेश्चन को एक टीम ने पहला क्वेश्चन को किया और एक टीम ने एक एरिया में जाकर के, सपोज वहाँ पर या तो एरिया दो समझ लो, या फिर आप ये समझ लो कि एक ही एरिया है और दो टीम है। तो पहला क्वेश्चन को हाँ कहने वाले, मतलब आप पीते हैं, तो हाँ कहने वाले इतने लोग थे। दूसरी टीम के द्वारा हाँ कहने वाले 18 लोग हुए। फिर ना कहने वाले, पहली टीम के द्वारा जब सर्वे किया गया तो 31 लोगों ने कहा नहीं पीते हम, और 6 लोगों ने कहा कि हम लोकल एरिया में बेची जा सकती है, या हम फेवर में हैं। नो कहने वाले मतलब हम फेवर में नहीं है, हम ये नो कहने वाले क्या है। पहले क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम ऐसे देख रहे हैं, और क्वेश्चन 2 को ले हम ऐसे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाँ हम पीते हैं कहने वाले 56, दूसरी टीम के द्वारा सर्वे करने वाले या उनको 18 ही जवाब मिले हाँ वाले, और पहले क्वेश्चन के लिए ना कहने वाले 31 लोग थे। दूसरी टीम के द्वारा जब सर्वे किया गया तो 6 ही लोग दूसरी टीम को मिल पाए, ऐसे समझो। फिर यहाँ पर यस और नो, ये दूसरे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या आप लोकल में बेचने के लिए रेडी हैं, लोकल में बेचने के लिए तैयार हैं। तो पहले
पहली टीम ने जो काम किया उसमें 56 लोगों ने हाँ कहा कि हाँ आप बेच सकते हो और 31 लोगों ने ना कहा। जब दूसरी टीम ने या दूसरे टीम ने उसी सर्वे को किया तो 18 लोगों ने कहा हाँ आप बेच सकते हो और 6 लोगों ने मना किया कि आप मतलब लोकल एरिया में नहीं बेची जानी चाहिए थी। ये कुछ सर्वे कलेक्ट किया गया और ये डेटा हमें हासिल हो पाया। तो अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ये तो आपके पास नॉर्मल से क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो ये है, कैन यू इन फेवर और नॉट द लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर इज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल ड्रिंकर। कि लोकल ऑप्शन में बेचे जाने या ना बेचे जाने के लिए इंडिविजुअल ड्रिंकर पे ये निर्भर कर रहा है। इंडिविजुअल ड्रिंकर मतलब जो इंडिविजुअली जो पीते हैं, इस बात पर निर्भर कर रहा है कि लोकल में बेची जाए या ना बेची जाए। क्या ये बातें बेची जाने वाली इस बात पर निर्भर कर रही है कि जो भी पीने वाले हैं वो इंडिविजुअल ड्रिंकर्स पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सवाल है। तो उसने कहा कि क्या ये डिपेंड कर रहा है पीने वालों पे कि लोकल में बेचने के लिए जो हमें आंकड़े या जो डेटा हमारे सामने आ रहा है तो वो क्या इंडिविजुअल ड्रिंकर्स पर डिपेंड कर रहा है, यही पूछ रहा है, डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो गिवन दैट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबुलेटेड वैल्यू, टेबल से मैंने कहा था आपको कि टेबल हम बना नहीं सकते, इवन आप सर्च कर सकते हो काई स्क्वायर की टेबल, बहुत बड़ी सी टेबल आती है जैसे लॉग टेबल होती है 1%, 5% और 10% पे। तो उसने पूछा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको चेक करना है और जो कैलकुलेटेड जो डेटा है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, टेबुलेटेड जो आंसर है वो ये है। अगर अब टेबुलेटेड आंसर भी उसने दे दिया, आपको चेक करना था कि क्या लोकल में बेचनी है, जो हमने शराब बेचनी है तो वो इंडिविजुअल ड्रिंकर्स पे डिपेंड करता है, ये सवाल है। तो हम नल हाइपोथेसिस में क्या लेते हैं, नल का मतलब क्या है, जीरो। तो जीरो तभी आएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिविजुअल ड्रिंकर्स पे डिपेंड करता है। हमने क्या माना, द ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर इज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड विद को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, विद द इंडिविजुअल ड्रिंकर्स या ड्रिंकिंग, इंडिविजुअल ड्रिंकिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा। नल हाइपोथेसिस हम ऐसे ही लेंगे, नल का मतलब जीरो, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि क्या इस बात पर निर्भर करता है कि जो पीने वाले पर निर्भर करता है, बेचने का जो हिसाब किताब है वो पीने वाले पर निर्भर करता है। तो हमने मान लिया कि निर्भर नहीं करता। अब स्टेप 1 तो ये हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे, हमें एक्चुअली में वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती थी। तो हम यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे F11। तो F11 मैंने आपको इससे पहले भी समझाया कैसे करते हैं। तो ये आपका F11 है। तो F11 के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, 87 × 74 डिवाइडेड बाई ये, इस तरीके की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी थी। 87 × 74, 87 × 74 डिवाइडेड बाय 111। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, सपोज F12 कैलकुलेट किया। इसका आंसर क्या निकल के आएगा वो भी देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। F12 हम कैलकुलेट करेंगे। तो F12 यानी कि इसके लिए कर रहे हैं पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, ये तो टोटल्स हैं, लेकिन F11, F12, F21, F22। तो अब F12 निकाल रहे हैं। तो इसके सामने 87, इसके सामने 37, 87 × 37, 87 × 37 डिवाइडेड बाई टोटल 111। फिर ऐसे ही हम F21 कैलकुलेट करेंगे। तो 21, इसके सामने 24, इसके सामने 74, 24 × 74 डिवाइडेड बाई 111 इक्वल टू, और F22 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 22 ये वाले के सामने 24 × 37, 24 × 37 डिवाइडेड बाय 111 है ये। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो आएंगे सॉल्व करके, तो आप लोग इसे ट्राई कर लेना। 58, 29, 16, 58, 29, 16, आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है 16, और इसे सॉल्व करके हमारा जो आ रहा है वो 8 हमारा सॉल्व करके इसे कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है F22। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना होता है, हमें वैसे तो मैंने स्टेप्स आपको समझा रखे हैं, हमें काई स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो फॉर्मूला ये था, समेशन ऑफ FE फ्रीक्वेंसी अपॉन F0 इस अपॉन में टोटल इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन FE और इस पूरे जो भी कुछ है इसका होल स्क्वायर, और समेशन करते चला जाना है।
पूरे का ही समेशन करना होता है, तो हम पूरे का समेशन नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाले का होल स्क्वायर करना है, नीचे वाले के लिए स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं काई स्क्वायर। तो एफ ई की वैल्यू जो थी शुरुआत के लिए जो हमारी सॉल्व करके आई है, ये हमारा एफ ई आया है 58 माइनस एफ नॉट। 1 2 के लिए कर रहे थे, F11 के लिए ही आया है ये। तो F11 हमारा कितना था 56, तो 58 माइनस 56 का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एफ ई कितना था हमारे लिए, वैसे भी यहाँ से देख सकते हो 58। फिर हमें समेसन करना था, फिर हमारा F12 वाला कितना आया 29 माइनस ये वैल्यू कितना था हमारा 31 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहला वाला कितना था हमारे पास 29। क्योंकि होल स्क्वायर होना है, ये माइनस का आएगा, लेकिन होल स्क्वायर आएगा तो वो प्लस में ही आ जाएगा। प्लस ये कितना आया हमारा आंसर 21 वाला 16, जबकि 21 पे कौन है 16 माइनस 18 का होल स्क्वायर और अपॉन में एफ ई वाला कितना है हमारे पास, यहीं से देख लो, जो पहला वाला होता है वो 16 वही एफ ई होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये जो एफ ई आया है वो कितना आया है 8, और F22 के लिए कितना था वैल्यू 8 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ ई, जो ये पहला वाला होता है वो लिखते हैं। तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमें इसे पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा एक आंसर आएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है 0.957 वैल्यू हमारी आ रही है इसे सॉल्व करके एट। और अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसके रिस्पेक्ट में m-1 और n-1। वैसे तो इस फॉर्मूले में m-1 n-1 की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमें डेटा दिया हुआ था। अदरवाइज जब हम टेबल से करते हैं तो m और n की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था 2 बार, पहले क्वेश्चन के लिए भी 2 बार किया है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हमने 2 बार किया है। तो ये m और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उससे माइनस करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 बार किया है, 2 बार किया है, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। पर क्योंकि टेबल का आंसर हमें पता ही है, टेबुलेटेड आंसर उसने दे रखा है। चूँकि अगर आप ध्यान से देखो तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने पर जो आपका कितना आया है 0.97, ये लेस देन आया है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.957 के करीब आई है हमारी, और जबकि जो एक्चुअल आंसर था वो कितना था 3.841 हमारा आंसर था, और 3.841 उससे कम है। तो जब हमारा ये लेस देन आता है तो हमारे पास क्या होता है, इट इज़ क्लियर दैट नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। दिस इम्प्लाइज, जब ये लेस देन आता है, दिस इम्प्लाइज नल हाइपोथेसिस H0 इज एक्सेप्टेड। H0 जो है वो आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस हमने क्या एज्यूम करी थी कि इस बात पे निर्भर नहीं करता, पीने वालों पे निर्भर नहीं कर रहा कि बेची जाए या ना बेची जाए, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि यही हमने माना था कि हम वो इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा। और क्योंकि ये बात एक्सेप्ट हो चुकी है तो इसका मतलब ये वाली पॉइंट सही है। अगर ये वैल्यू सपोज बड़ी आती तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं होता तो H1 एक्सेप्टेबल होता, H1 इसका उल्टा, तो इसका मतलब उस बात पे निर्भर करता, मतलब लोकल एरिया में बेचने पर इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पीने वाले हाँ कहते हैं ना कहते हैं, या इस बातों पर निर्भर करता है कि पीने वाले कितने हैं। अभी यहाँ पे पीने वालों पर निर्भर नहीं कर रहा है। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन या इस तरीके के क्वेश्चंस इन काई स्क्वायर टेस्ट से किए जाते हैं। यहाँ पे आपको समझ में ये चीज़ क्या है कि क्योंकि हमें ये 1 आया है तो अब हमें इस फ्रीक्वेंसी के सामने टेबल से देखना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार काई स्क्वायर की टेबल जा करके सर्च करना, तो इस m n और इसका आपको कैलकुलेट समझ में आ पाएगा ये पूरा क्लियरली। हमारे पास टेबल से क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतना बड़ा टेबल हमें या तो उसे देनी पड़ेगी या इस तरीके से उसको टेबल का आंसर देना पड़ेगा, तभी जा करके हमारे क्वेश्चंस लग पाएंगे। जैसे हम लॉग टेबल याद नहीं कर पाते, लॉग टेबल मिलती है, उसी तरीके से इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ये मिलना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास 1 मार्क्स के लिए भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप इस पेंडेमिक में क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें ये फॉर्मूलेज वगैरह कुछ पता होना चाहिए, कंडीशंस स्टेप्स ये पता होने चाहिए कि इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और वीडियो को भी। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर।